प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA सेकेंड ईयर इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन व राज्यारोहण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक जीवन। अलाउद्दीन या अली गुरशास्प जलालुद्दीन के एक भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। संभवतः अलाउद्दीन के पिता की उसके बाल्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, अतः उसका पालन पोषण उसके चाचा जलालुद्दीन द्वारा किया गया था, जिसने बाद में अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर दिया था। इस प्रकार अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा होने के साथ साथ ही उसका दामाद भी था। जलालुद्दीन के राज्यारोहण के समय अलाउद्दीन को अमीर तुजुक उत्सवों का अध्यक्ष और उसके भाई अलमास बेग, जिसे अलाउद्दीन के राज्यारोहण के समय उलुग खां की उपाधि दी गई थी, को अखुर बेग अश्वाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मलिक छज्जू के विद्रोह के बाद अलाउद्दीन को कड़ा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। कड़ा में मलिक छज्जू के समर्थकों से उसकी भेंट हुई, जिन्होंने उसे एक विशाल सेना संगठित करने तथा सिंहासन पर अधिकार करने के लिए उकसाया। प्रलोभन से पूर्ण यह सुझाव अलाउद्दीन को उचित लगा, क्योंकि वह बहुत महत्वाकांक्षी था। इसके साथ ही वह अपनी पत्नी के दंभपूर्ण व्यवहार तथा अपनी सास मलिका जहान के आधिपत्य से भी मुक्त होना चाहता था, जिसके कारण उसका पारिवारिक जीवन बहुत अशांत हो गया। किंतु वह चतुर था और इस संबंध में वह किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, अतः उसने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बड़ी कुशलता से योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। भीलसा में अलाउद्दीन को जो बहुत धन प्राप्त हुआ था, उससे उसकी धन प्राप्त करने की लालसा और भी बढ़ गई और अब उसने दक्षिण के राज्य देवगिरी पर, जिसकी समृद्धि और वैभव के बारे में उसने भीलसा में अनेक कहानियाँ सुनी थी, आक्रमण करने का निश्चय किया। इस समय देवगिरी पर यादव वंशीय राजा रामचंद्र शासन कर रहा था। आवश्यक तैयारियां करने के पश्चात अलाउद्दीन ने 8000 घुड़सवारों के साथ 26 फरवरी सन 1296 के दिन बिना सुल्तान की अनुमति लिए ही कड़ा से देवगिरी के लिए प्रस्थान किया। उसने देवगिरी पर आक्रमण करने के अपने वास्तविक उद्देश्यों को गुप्त रखा और यह प्रचार किया कि वह चंदेरी पर आक्रमण करने जा रहा है। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से होते हुए और विशाल नदियों को पार करते हुए वह शीघ्रता से देवगिरी पहुंच गया और वहां के शासक रामचंद्र पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया तथा उससे क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त की। इस विशाल धनराशि को लेकर वह कड़ा लौट गया। देवगिरी अभियान में प्राप्त असाधारण सफलता और वहां से लाई गई विपुल धनराशि से अलाउद्दीन का साहस काफ़ी बढ़ गया। अब उसने सिंहासन पर अधिकार करने की अपनी योजना को पूरा करने के लिए बड़ी कुशलता से जाल फैलाना शुरू कर दिया। अंत में जैसा कि उसने अपने भोले चाचा और सुल्तान जलालुद्दीन को धोखे से जाल में फंसाकर कड़ा के निकट 20 जुलाई 1296 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। दिल्ली पर अधिकार और राज्यारोहण। कड़ा में अपने राज्यारोहण के बाद अलाउद्दीन ने अपने सहयोगियों को पद और सम्मान देकर संतुष्ट किया। उसने अपने भाई अलमास बेग को उलुग खां की पदवी दी, मलिक हिजाबुद्दीन को जफ़र खां, मलिक नुसरत जलसेरी को नुसरत खां और अपनी पत्नी माहरू के भाई मलिक संजर को अल्प खां की उपाधि दी गई। इसके अतिरिक्त बरनी लिखता है कि उसने अपने अन्य समर्थकों को भी अमीर और मलिक की उपाधियां प्रदान की। इसके बाद उसने बिना समय गंवाए दिल्ली पर अधिकार करने के लिए जोरदार तैयारी करनी आरंभ कर दी। नए सैनिकों की भर्ती के लिए अमीरों को आदेश दिया गया और उनको कहा गया कि वे वेतन का ध्यान रखे बिना अधिक से अधिक सैनिक भर्ती कर लें। फलस्वरूप कड़ा और अवध में बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती किए गए। यहीं उसे यह ज्ञात हुआ कि जलालुद्दीन की पत्नी मलिका जान ने अपने छोटे पुत्र कदर खां को रुकनुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया है और अरकली खां अपनी मां के इस व्यवहार से सख्त नाराज़ है तथा उसने दिल्ली नहीं आने का निश्चय किया है। अलाउद्दीन
अरकली खां से, जो उस समय का रुस्तम कहा जाता था और जिसकी सैनिक प्रतिभा उसने सैनिक मलिक छज्जू के विद्रोह के समय देख ली थी, बहुत डरता था। किंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि अरकली खां ने दिल्ली न आकर मुल्तान में ही ठहरने का निश्चय किया है, तो वह बहुत खुश हुआ और उसने वर्षा ऋतु होने के बावजूद भी तुरंत दिल्ली की ओर कूच कर दिया। रास्ते में नए नए सैनिकों की भर्ती करता हुआ और देवगिरी में प्राप्त धन को वह जनता को लौटाता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ता रहा। कहा जाता है कि वह जहाँ भी पड़ाव डालता वहीं मजनीक के द्वारा सोने और चांदी के सिक्के लोगों में बिखेरा करता था। बंदायूं पहुँचने तक उसकी सेना की संख्या 56,000 घुड़सवार और 60,000 पैदल तक पहुँच गई। बरन पहुँचने पर कई प्रतिभाशाली जलाली अमीर जैसे ताजुद्दीन कुची, मलिक आवजी, अखुर बेग, मलिक अमीर अली दीवाना, मलिक उस्मान अमीर आखुर, मलिक अमीर कल्ला, मलिक उमर सुरखा और मलिक हिरन मार, जिनको अलाउद्दीन के विरुद्ध भेजा गया था, उससे मिल गए। अलाउद्दीन ने उनमें से प्रत्येक को 30, 40 और 50 मन तक सोना दिया। इन अमीरों के साथ जो सैनिक आए उनमें से प्रत्येक को 100 टंके दिए गए। इन जलाली अमीरों के अलाउद्दीन के पक्ष में चले जाने से सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। अंत में निराश होकर मलिका जहान ने अरकली खां को शीघ्र दिल्ली आकर सिंहासन ग्रहण करने के लिए लिखा, किंतु अरकली खां ने दिल्ली आने से साफ इनकार कर दिया और लिखा, चूँकि अमीर और उनके अनुयायी अब सब शत्रु पक्ष में जा मिले हैं, मेरे आने से क्या लाभ होगा। जब अरकली खां के दिल्ली आने से मना करने का यह समाचार अलाउद्दीन को मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में उसने यमुना नदी पार की और दिल्ली के पास सिरी में अपने शिविर गाड़ दिए। रुकनुद्दीन अपनी सेना के साथ उसका मुकाबला करने के लिए बाहर निकल आया, किंतु युद्ध के प्रारंभ होने के पहले ही उसके अधिकांश सैनिक तथा अनुयायी अलाउद्दीन से जाकर मिल गए। अंत में निराश होकर रुकनुद्दीन अपनी माता मल्लिका जहान, अहमद चप, उलूग खां और अपने रनिवास के साथ मुल्तान की ओर भाग गया। 20 अक्टूबर सन 1296 को विजयी अलाउद्दीन ने राजधानी में प्रवेश किया और बलबन के लाल महल में बड़े समारोह के साथ उसका सिंहासनारोहण हुआ। नए सुल्तान ने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया व दीन मोहम्मद शाह खलजी की उपाधि धारण की। इस शुभ अवसर पर जनसाधारण को उदारतापूर्वक उपहार दिए गए। शेखों और उलेमाओं को मुक्त हस्त से धन और भूमि दान में दी गई। कई दिन तक दावतों का दौर चलता रहा। बाजारों में सामियाने गाड़कर जनता में शराब, मृदु पेय और पान बांटे गए। सेना को 6 माह का वेतन इनाम के रूप में दिया गया। इस प्रकार धन के उदार वितरण और मदिरा की निर्जरणी द्वारा अलाउद्दीन ने जनता के हृदय पर विजय प्राप्त कर ली और वे अल्पकाल में ही स्वर्गीय सुल्तान की हत्या की घटना को भूल गए। दिल्ली में अपने राज्यारोहण के बाद अलाउद्दीन ने एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की भांति एक मिलीजुली सरकार का गठन किया, जिसमें 3 वर्ग सम्मिलित थे। प्रथम बलबन और केकुबाद के समय के अमीर, जो अभी भी कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। दूसरे जलाली अमीर, जो उससे मिल गए थे। तीसरे अलाउद्दीन के स्वयं के सहायक और अनुयायी अमीर। इस प्रकार जलालुद्दीन का प्रसिद्ध वजीर ख्वाजा खातिर वजीर अपने पूर्व पद पर स्थायी कर दिया गया। हाजी सदरुद्दीन आरिफ को सदर जहां और काजी ए मुमालिक के पद पर नियुक्त किया गया। मलिक उम्दातुल मुल्क आला दबीर को दीवान इंसा राज्य सचिव नियुक्त किया गया। फखरुद्दीन कुची को दिल्ली का दादबग, दिल्ली का न्यायाधीश बनाया गया। नुसरत खां को दिल्ली का कोतवाल और जफ़र खां को आरिज मुमालिक सेना मंत्री नियुक्त किया गया। मलिक आबाजी जलाली, आखुर बेग और मलिक हिरन मार नायब बारबक बनाए गए। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के चाचा अलाउल मुल्क को कड़ा और अवध का प्रांतपति बनाया गया, जबकि बरनी के पिता मुईदुल मुल्क, जो बरन की नबायत तथा ख्वाजगी दी गई। इस वर्ष के विषय में बरनी अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखता है, सुल्तान अलाउद्दीन का दरबार जलाली और अलाई मलिकों और खानों द्वारा इस प्रकार सुशोभित हुआ जैसा किसी पूर्व शासनकाल में नहीं देखा था। प्राचीन सेना नई भर्ती से बहुत
बड़ी हो गई। इस वर्ष अमीरों और साधारण जनता ने ऐसे सुख और संपन्नता का अनुभव किया जैसा मैं और जो लोग मुझसे आयु में बड़े थे वे भी ऐसे संपन्न वर्ष का स्मरण नहीं कर सकते। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण का विस्तार से अध्ययन किया है। थैंक्स।